नमस्कार शशांक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, 1 दिन पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुँची हुई थीं। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग की शिकायत करने के लिए खुद पहुँच गईं। 2-2 बड़े-बड़े वकील हैं उनके पास, लेकिन उसके बावजूद खुद दलीलें रख रही थीं। क्या उनको कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील पर भरोसा नहीं रह गया है? ये अपने आप में एक अनोखा था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में आती हैं और फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करती है कि ममता सड़कों की लड़ाई अब कोर्ट में भी लड़ेंगी और फिर कोर्ट में जिस तरीके से वो जिरह करने की कोशिश करती हैं, मुझे लगता है कि ये एक डेस्परेशन था, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जमीन हिल गई है। एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक कार्य कर रहा है जो कि सभी मानकों में सही है और आपके पास क्योंकि कोई दलील नहीं बच गई है तो आप कोर्ट इस तरीके से आ रहे हैं। कोर्ट आना आपका प्रोग्रेटिव है, आपके अपने वकील हैं, बड़े-बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं, लेकिन आपका ये कहना कि भाई मैं खुद बहस करूँगी, पार्टी इन पर्सन पे आपने अपना पास बनवाया, आप कोर्ट चली गई। उन आपने ऑलमोस्ट सेम नहीं बट ऑलमोस्ट आपने एक गेटअप लेने की कोशिश की जो वकीलों का होता है, क्योंकि पार्टी इन पर्सन में आप वकील नहीं बन सकते हैं, तो आपने वो लेने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके वकील ऑलरेडी वहां अपॉइंटेड है और फिर आप इस तरीके से बार्ज किया, लिटरली बार एंड बेंच एक संस्था है जो रिपोर्टिंग करती है लीगल, और उन्होंने लिखा है कि फोर्सफुली ट्राई टू एड्रेस द कोर्ट या एड्रेस द बेंच। तो उन्होंने फोर्सफुली वो ट्राई किया। हमने भी वीडियोस देखे हैं। मतलब सोचिए कि जो मेरे को सबसे आपत्तिजनक और वियर्ड बात लगी अंजू जी, कि कोर्ट में दलील दे सकता है कोई, पार्टी इन पर्सन भी दे सकता है अगर आपको सही लगे तो, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा था कि कोर्ट को एड्रेस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मीडिया को और अपने वोटर्स को एड्रेस ज्यादा कर रही थी, क्योंकि इस तरीके के शब्दों का चयन कहूंगा मैं, कि इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन कहना, या ये कहना कि आप असम पे क्यों नहीं ध्यान देते, बंगाल में क्यों ध्यान दे रहे हैं, या ये कहना कि बीजेपी अपने लोगों को उसमें डलवा रही है, या इलेक्शन कमीशन के लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा मामले को पॉलिटिसाइज करके जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है कोर्ट ने भी उसको अच्छे से नहीं लिया। क्योंकि आप देखिए, आप अगर रैली को संबोधित कर रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं तो आप बहुत तरीके की चीजें बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट में ये सब नहीं चलता। कोर्ट में सिर्फ सबूतों और गवाहों के बेसिस पे ही कोई कार्य हो सकता है। तो अल्टीमेटली रेस्पेक्ट टू द चेयर, मतलब वो क्योंकि सीएम की कुर्सी पे है, तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए भी आखिर में मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ा कि आप प्लीज, आपने बहुत अच्छे वकील अपॉइंट किए हुए हैं, आपने दीवान जी को अपॉइंट किया हुआ है, आपने कपिल सिब्बल को अपॉइंट किया हुआ है, तो उनको बोलने दीजिए, वो आपकी बात रखेंगे और वो आपकी जो भी बात होगी हम उसको सुनेंगे। बट ममता जी बीइंग ममता, उन्होंने क्या सब नहीं किया, टैगोर को कोट किया, उन्होंने बताने की कोशिश की क्या गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों से आपने कोर्ट का समय तो वेस्ट किया ही, साथ साथ आपने एक डेस्परेशन दिखाया जो आई डोंट थिंक कि आप जो करना चाह रही थी वो आप कर पाई सक्सेसफुली। पर शशांक जी, ममता बनर्जी अपने वकीलों की फौज के सामने दलीलें रख रही हैं और यहाँ तक कह रही हैं कि जानबूझकर चुनाव आयोग टारगेट कर रहा है बंगाल को। ये दलीलें क्या कोर्ट के सामने चलती हैं? आपको सबूत लेकर आना चाहिए था ना। वो कुछ कटिंग भी दिखा रही थी अखबारों की, कुछ तस्वीरें भी दिखा रही थी, फिर कह रही थी इतने बीएलओ भी मर गए, इतनों ने सुसाइड कर ली। क्या कहना चाह रही थी वो? उनको नहीं पता कि कोर्ट के सामने सबूत दिखाकर बात होती है, वहां पर लफाजी और हवाबाजी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और वो यही सब करती नजर आ रही थी। देखिए, पेपर की कटिंग सेकेंडरी एविडेंस हो सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस नहीं हो सकते। पेपर के एविडेंसेस तभी आप प्रयोग में लाते हैं जब अदरवाइज बहुत क्लियर है कि यही बात है, फैक्ट है। अदरवाइज आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके पास फैक्चुअल पोजीशन हो। सबसे वियर्ड बात यह है कि क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य की बहुत साल से हैं, तो उनके पास एविडेंसेस होने चाहिए थे अगर वो कोर्ट आ रहे हैं तो, और एविडेंसेस को ला सकते थे अगर कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपके पास बैटरी ऑफ लॉयर, जैसा आपने कहा, वो भी है, सीनियर एडवोकेट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पर्सनली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो सेपरेट बात है कि ममता बनर्जी एज अ पार्टी भी है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट भी एक पार्टी है जो बंगाल गवर्नमेंट है। तो आपके पास इनफ एविडेंसेस, सबूत होने चाहिए अगर आप कोर्ट आते हैं तो। और दूसरी बात की बंगाल को टारगेट जहां तक करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि बंगाल पहला स्टेट था जहां एसआईआर हो रहा है। इसके पहले अन्य राज्यों में भी हुआ है। अन्य राज्यों में भी ये बात सही है कि ऑपोजिशन ने ये मैटर उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए उसको चैलेंज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो उनका प्रेरोगेटिव है, ऐसा नहीं है कि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि गलत हो रहा है कुछ।
हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट को जहां सही लगा वहां उन्होंने उसमें क्लॉज अपना ऐड किए। फॉर एग्जांपल जैसे आधार कार्ड को पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं ले रहा था इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप लीजिए। लेकिन आज जब बहस हो रही थी और ममता बनर्जी जब फोर्सफुली करने की कोशिश की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आधार कार्ड को भी आप उसको एक्सट्रीम नहीं कर सकते, मतलब उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। इस तरीके की एक बात कही गई। नोटिस तो हो गया इशू, बट मेरा मानना है कि नोटिस केस में इशू होना, वो तो ममता बनर्जी नहीं होती तो भी हो जाता, क्योंकि एडवोकेट दीवान और एडवोकेट सिब्बल अगर वहां अपियर कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स है, और हम भी मानते हैं, हमारे अपने कितने भी डिफरेंसेस हो लेकिन वो बड़े लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो अपियर हो रहे हैं और आपकी तरफ से काम कर रहे हैं, जिरा कर रहे हैं, जिसकी फीस बाकायदा बंगाल गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे पॉकेट से जा रही है, तो फिर इस तरीके का जो आज किया गया है, मुझे लगता है थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। कि आप एक तरह से पूरा माहौल बना के कि मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री देश की सुप्रीम कोर्ट को खुद एड्रेस करेंगी और इस तरीके से, तो आई थिंक वो एक चुनावी बिगुल था जो इन्होंने कोशिश की है, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो शुरू करेंगे। और हो सकता है, यू नेवर नो, कि इनका जो इलेक्शन कैंपेन जो 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 ऑर्गेनाइजेशन करता है आईपैड, शायद ये उन्हीं का आइडिया हो कि आपको खुद अपियर होना चाहिए, ताकि आप दिख पाएंगे दिल्ली को कि किस तरीके से बंगाल दिल्ली को ललकार रहा है, उस तरीके का कुछ मैसेज। लेकिन अच्छी बात है कि आज सोशल मीडिया है और सब कुछ लोगों को सामने सामने दिखता है, वो हो नहीं पाया। अगर यही सोशल मीडिया नहीं होता तो ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया के माध्यम से उसको अपने तरीके से चला दिया गया होता, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। आज तो हमें क्रमशः पता है कि ममता बनर्जी की तरफ से क्या बोला गया, कोर्ट की तरफ से क्या रिप्लाई आया, उनके बाकी वकील क्या बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आप देखिए अंजू जी कि आज कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आया। अगर ऐसी ही बात होती और मुख्यमंत्री खुद गई हैं और कुछ इतना बड़ा हुआ तो इंटरिम ऑर्डर आता, जैसे दूसरे मामलों में आता है। आज तो नहीं आया। तो मैं मानता हूं कि जो नोटिस इश्यू हुआ है, ठीक है, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है कि गलत हो रहा है या ये बेटर हो सकता है, तो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट नोटिस इश्यू करेगा और सरकार से जवाब मांगेगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगने वाली बात है। लेकिन वो तो ऐसे भी होता, इसमें आपने डिफरेंट क्या कर दिया? कुछ नहीं। और देखिए अंजू जी, एक बात और, इंटरिम ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा हूं, ये और एक बात समझिए। आज मुख्य न्यायाधीश साहब ने एक बात और कहा कि 10 दिन का टाइम है और अब 4 दिन समय बचा और अब आपका आके कह रहे हैं कि स्टे लगा दीजिए। स्टे तो नहीं कर सकते। दूसरी बात इन्होंने कहा रोक दीजिए प्रोसीजर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम रोक नहीं सकते। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे आए हैं, और किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर किसी का नाम कट गया तो उसको नाम जोड़ने के बहुत सारे अधिकार हैं उसके पास। लेकिन अगर कोई एक प्रक्रिया है बकायदा, तो आप उस प्रक्रिया को, और बड़ी बात है वो प्रक्रिया दूसरे राज्यों में सक्सेसफुली कैपेबल हो गई है और उसके बाद इलेक्शंस हुए हैं और किसी का भी नाम ऐसे हटा नहीं है, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं है। हाँ, लोग माइग्रेट करते हैं, इस देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वहां काम करने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बंगाली कॉलोनी है, सीआर पार्क पूरा बंगालियों से भरा हुआ है। ठीक है, हर शहर में आप इंडिया में चले जाइए, बंगाली कम्युनिटी आपको मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर बंगाली कम्युनिटी आज दिल्ली में है कि बिहार में है कि छत्तीसगढ़ में है कि उड़ीसा में है, वो तो बंगाल में जाके चुनाव नहीं लड़ेगी। तो एसआईआर प्रक्रिया क्या कहता है कि जो लोग किसी और राज्य चले गए हैं उनका नाम यहां से हट जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम हट जाए, और कहीं डाउट है तो क्लैरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाए। अब इनका है कि भाई क्लैरिफिकेशन ही मत लो, जो नाम है एज इट इज रहने दो। तो उसकी वजह से, और देखिए एक और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात अंजू जी, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, तो आप ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि वहां से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं और वो भारत के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी पे अपना नाम डलवा रहे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया उनको भी एलिमिनेट करने का काम कर रही है। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि जरूरी नहीं कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ अच्छे से कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर भी एक चेक होना चाहिए कि अच्छे से कार्य करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट को राजनीति बना दें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के लोग आके और कार्यवाही को बाधित कर दिए। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप चुनाव आयोग भी गई थी, वहां पर भी मुलाकात करके आई और फिर आप शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब तो सबको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, क्या पता पोस्टरिंग कर रही थी अपने वोटर को दिखाने के लिए कि देखिए मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकती हूँ, मुझ पर भरोसा करो। क्योंकि उनको भी पता है कि पूरी की पूरी जिरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में दिखाई जा रही होगी उनके वोटर्स को कि देखिए उनकी ममता बनर्जी वहां तक पहुंच गई हैं।
और फिर एसआईआर का डर, अपने वोट बैंक को खोने का डर, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है तो जितने भी अवैध घुसपैठिए, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उनके नाम तो कटना तय है। और ममता को पता है कि उनका असली वोट बैंक कहां है, जिनकी बदौलत वो जीतती आ रही है। तो शायद अपने वोटरों के खोने के डर से ही ममता बनर्जी यहां तक पहुंची। नहीं, बिल्कुल देखिए ना, आप इनफैक्ट आप प्राइम एग्जांपल है, राजदीप सरदेसाई बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनकी वाइफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद है सागरिका घोष। और राजदीप सरदेसाई का आज का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है कि हम चाइना नहीं है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री भी स्टेट से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप तो यही बता रहे हैं कि डिक्टेटरशिप की तरह कंपेयर कर दिया आपने सीधा। तो वो एक एजेंडा है जो कि डेफिनेटली नैरेटिव बनाने की कोशिश है। देखिए, जो बंगाल में पिछले 10-15 साल में सरकार इनकी रही है, तो आप देखेंगे आज भारत में वन ऑफ द लीस्ट डेवलपिंग स्टेट में बंगाल है। बंगाल का पर कैपिटल इनकम भी वन ऑफ द लीस्ट में आता है, यानी कि तो सबसे नीचे, बट बहुत नीचे चला गया है। तो एक वो बंगाल होता था जो इस देश की राजधानी होती थी, जहां से या इस देश को आगे सबसे पहले वहीं से निकलते थे, चाहे लॉटरेट हो, लिटरेचर वाले हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो रिफॉर्मिस्ट हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस फिगर्स हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हो, सब कुछ बंगाल से निकलता था। एक नहीं, अनेकों नाम है। लेकिन आप पिछले 10-15 साल में देखिए, नैनो को, टाटा को छोड़ के जाना पड़ा राज्य। जिस तरीके से कम्युनल वायलेंसेस में सबसे ऊपर है बंगाल, जिस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे ऊपर है बंगाल, जिस तरीके से इलेक्शन होने के बाद नॉन तृणमूल वोटर्स को अटैक किया जाता है, कि महिलाओं का रेप किया जाता है, सामूहिक बलात्कार से लेके और उनके घर को तोड़ा जाता है, उनको शरण लेनी पड़ती है दूसरे स्टेट में। ये तो शर्म की बात है। तो ये तो बंगाल में हमने देखा है। तो ऑब्वियसली जो वहां का तबका है, जो वहां के लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, हर तरीके के लोग वहां पे अब मुझे लगता है ऊब गए हैं इस सरकार से, मुझे जैसा लग रहा है। और शायद ये वही डेस्परेशन है कि इनको सुप्रीम कोर्ट आज आना पड़ा, और फिर सोशल मीडिया और अपने उनके जो लोग हैं, जर्नलिज्म में हो, चाहे एक्टिविज्म में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करे कि ममता बनर्जी ने कुछ बहुत तोप कर लिया। लेकिन अगर वो पढ़ेंगे आज की कार्रवाई को, तो समझ में आएंगे कि कुछ भी हासिल अलग से नहीं कर पाई ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया स्टे लगाने से, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कोई इंटरिम आदेश पास करने से, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस पास किया है जो कि अदरवाइज बहुत ही कॉमन है, ऐसे भी होता। तो मुझे लगता है कि शायद ममता जी को पता होगा कि नोटिस ऐसे भी इश्यू होता, तो वो क्रेडिट लेने के लिए कि वकीलों को क्रेडिट ना मिले, और वो कोर्ट आ गई। जबकि उनके जो वकील हैं, मतलब एडवोकेट दीवान और एडवोकेट सिब्बल, दोनों वहां थे और दे आर वेरी कैपेबल। उन्होंने अपने लिए तो और मैं अंजू जी ये भी बोलता हूं, अगर वो जो, क्योंकि ममता जी का एक स्टेटमेंट था कोर्ट में कि मैं लोगों के लिए आई हूं, मैं एज अ सीएम नहीं आई हूं या मैं पार्टी के लिए नहीं, मैं लोगों के लिए आई हूं। इसी राज्य में आरजीकर कॉलेज में रेप हुआ था बालिका का, उसमें तो नहीं आई ममता। उसमें तो बैटरी ऑफ लॉयर्स को भेज दिया कि भाई आप लड़िए जाके, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से ना हो। उसके पहले हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब तृणमूल जीत गई और भाजपा हार गई, तो भाजपा समर्थकों को, हिंदुओं को जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद तो हमने नहीं देखा कि ममता जी सुप्रीम कोर्ट आई हो या हाई कोर्ट आई हो। और कुछ दिन पहले जब ईडी एक कार्रवाई के लिए बंगाल गई हुई थी, तो जिस तरीके से ममता जी वहां खुद आकर सबूतों को छीन के लेके चली गई, पुलिस के प्रेजेंस में, पुलिस के प्रोटेक्शन में, और फिर जिस तरीके से अगले दिन हाईकोर्ट में जब मामला गया, तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस के लोग बसों में भर भर के गए कि भाई किसी तरीके से यहाँ का आज कार्रवाई को धूमिल किया जाए, ध्वस्त किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इनको न्याय की चिंता है या न्यायालयों के प्रति कोई आदर है। बोलने वाली बात है कि हम न्याय के प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन दिखता नहीं है कि न्याय के प्रति कोई भी सम्मान है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, इसीलिए ममता बनर्जी आई थी। अब तो अगली सुनवाई शायद 9 फरवरी को है, तब भी ममता बनर्जी ने तय किया कि वो आएंगी। उनको लग रहा है कि कपिल सिब्बल शायद इतने काबिल नहीं है, या श्याम दीवान इतने काबिल नहीं है, मैं ज्यादा काबिल हूं, इसीलिए वो कोर्ट में आई है। तो फजीहत तो उन्होंने अपनी करवा ली है, और फिर इतने सीनियर लॉयर्स के साथ अगर आप इस तरह का बर्ताव करोगे तो उनकी भी फजीहत करते हो ना आप। इसका मतलब तो यही हो, ममता बनर्जी ने यही किया, मिला तो उनको कुछ नहीं। लेकिन एक और मामला है शशांक जी, उस पर भी बात करना चाहूंगी। अभी हमने देखा था यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर कितना बवाल मचा था, जहां पर आपको याद होगा SC ST और OBC को शामिल कर लिया गया, और जो पीड़ित वर्ग होगा वो यही होंगे, और पीड़ित करने वाले हमेशा वो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे या सवर्ण छात्र होंगे। अब एक फिल्म आ रही है एक OTT प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम ही ऐसा है, घूसखोर पंडित।
और वो उसका अभी तो ट्रेलर ही आना शुरू है, रिलीज कब होगी किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह के टाइटल के साथ आप फिल्में बनाते हैं और एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ये भी किसी इकोसिस्टम का ही बनाया हुआ फिल्म होगा? बिल्कुल अंजू जी, नेटफ्लिक्स द्वारा लाया गया है। नेटफ्लिक्स पहले भी इस तरीके के आचरण में इन्वॉल्व रहा है। इसके पहले मैंने ओटीटी रेगुलेशन को लेके एक पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद आईटी रूल्स आया था कि ओटीटी को और सोशल मीडिया को संभल के करना पड़ेगा। हिंदू फोबिक कंटेंट्स या एंटी इंडिया कंटेंट्स या एक्सट्रीम न्यूडिटी, एक्सट्रीम वायलेंस आप नहीं दिखा सकते। ये गाइडलाइंस पास हुआ था मेरे पीआईएल करने के बाद, ठीक है। तो कुछ हद तक हम देख रहे थे कि संभल गया था। अब अचानक से एक वापस कवायद स्टार्ट की गई है कि हम अब नैरेटिव थोड़ा सा चेंज करें, उस टाइम रिलीजन को करें, अब हम कास्ट के पीछे पड़ जाए। देखिए, ब्राह्मणों के प्रति इस देश में संघर्ष अभी नया नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से जेएनयू में नारे लगते हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ो, या सुअर को जनेऊ पहनाया दिया जाता है। इसी देश में हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में हिंदू पंडितों को मार मार के जेनोसाइड किया गया और उनको भगाया गया कि आज वहां पे ऑलमोस्ट 0 की संख्या में हिंदू पंडित बच गए हैं। और उसके बाद आज किस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि आप घूसखोर पंडित करके, क्या घूसखोरी सिर्फ पंडित करता है? क्या घूसखोरी कोई राजपूत करता नहीं कर सकता, या कोई दलित नहीं कर सकता, या कोई यादव नहीं कर सकता, कोई अहिर नहीं कर सकता, कोई मीना नहीं कर सकता, क्या कोई मौलाना नहीं कर सकता, कोई पादरी नहीं कर सकता? तो मेरा मानना है कि ये टारगेट करने की कोशिश है। अंजू जी, हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अपने स्पष्ट ऑर्डर्स हैं, स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। कई सारे समय में हमने देखा है, फॉर एग्जांपल एक चैनल था जो यूपीएससी जिहाद को लेके बनाया था और तथ्य के साथ बनाया था, तो उसको रोक दिया गया कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं। सेम हमने अलग अलग समय में देखा कि जब अलग अलग सम्मेलन हो रहे थे किसी किसी रिलीजन को लेके, तो कहा गया कि नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते थे और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देता था। आज मुझे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट में पास करते हुए ये कहा कि इस देश में कभी भी हेट स्पीच होता है या हेट स्पीच की कोई भी बात होती है तो पुलिस को खुद ही एफआईआर उसमें करना चाहिए। इस केस में एफआईआर तो नहीं हुआ अभी तक, और एफआईआर नहीं होने के बाद साथ में क्या हो रहा है कि आप मूवी को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी हथियार नहीं उठाता, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी वायलेंट नहीं होता, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी लीगली अपनी बातें करवाता है या मांगता है, तो क्या आप उसका इस तरीके से दोहन करेंगे? क्या उसकी उनकी अपनी भावनाएं नहीं है? अगर यही पलट के कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का व्यक्ति किसी और के बारे में कह दे तो आज उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, चाहे वो हेट स्पीच के में एफआईआर हो, चाहे एससी एसटी में हो या किसी और में। तो क्या ब्राह्मण कम्युनिटी की या हिंदू कम्युनिटी की इन जनरल कोई अपनी राइट्स नहीं है, अपनी भावनाएं नहीं है? इस तरीके की मूवी और इस तरीके का नाम देना मेरे को लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की भी, और इसको तो डेफिनेटली इसमें एफआईआर होना चाहिए। और ये पहली बात नहीं है अंजू जी, और ये सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है। हमने हमेशा से देखा है कि किस तरीके से बॉलीवुड या हिंदी मूवी इंडस्ट्री, या और सिर्फ हिंदी मूवी इंडस्ट्री नहीं, साउथ के और भी बहुत सारे मूवी इंडस्ट्रीज ने हिंदू चिन्हों को और हिंदू नामों को इस तरीके से टारगेट किया है। चाहे बनिया और लाला को एक क्रूअल बदमाश दिखाया है, चाहे राजपूत को डकैत दिखाया हो, चाहे ब्राह्मण को इस तरीके से अभी इसमें लुटेरा दिखा रहा है या घूसखोर बोल रहा है, जिस तरीके से चोटी टिक्की जो होती है हमारी उसको जलाते हुए काटते हुए दिखाया है, मंदिरों के अंदर नहीं जाएंगे दिखाया है, मंदिर को की मूर्तियों को तोड़ने की बात कही गई है। इस तरीके का तो हम किसी और में नहीं देखते, क्योंकि पता है कि अगर ये किसी और में होगा तो सर तन से जुदा के नारे निकल जाएंगे। अगर वो नहीं निकलेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, आप पे लाठी चार्ज हो जाएगा, क्या नाम है, जला दिया जाएगा थिएटर्स। लेकिन क्योंकि हिंदू कम्युनिटी सहनशील है, अपनी बातें एक लीगल तरीके से मांगता है, तो क्या बार 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 ये करना चाहेंगे? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने उस पर पहले यूजीसी का गाइडलाइंस आया, अब ये हो रहा है। मेरे को लगता है कि ये जान के पोक करने की एक बात है, जान की कोशिश है कि भाई आप किसी तरीके से परेशान करते रहें और देखें कि इनकी सहनशीलता कहां तक है। तो मुझे लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है, इसको डेफिनेटली रोकना चाहिए, इसका नाम बदलना चाहिए, नाम नहीं बदल पाए तो इनको बंद कर देना चाहिए मूवी को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि पहले यूजीसी की गाइडलाइंस आई और अभी रोहित वेमुला एक्ट आ गया है जो कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होगा। राहुल गांधी कह रहे थे पूरे देश में लागू होना चाहिए, वो तो इससे भी ज्यादा खराब है। ये तो यूजीसी की गाइडलाइंस ही, वो तो एक्ट है और उसमें भी टारगेट पर सामान्य वर्ग ही है,
सवर्ण लोग ही हैं, ब्राह्मण और राजपूत यही लोग हैं उसमें भी टारगेट पर, और उसके बीच में एक ऐसी फिल्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना, टाइमिंग आपको अजीब नहीं लगती है? नहीं देखिए, यूजीसी वाले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और आर्टिकल 142 का प्रयोग किया। आर्टिकल 142 कहता है कि न्याय के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़े तो करेगा। तो उन्होंने स्टे किया, और ताकि तब तक अगर किसी की कंप्लेन हो तो उनको दिक्कत ना हो, आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराना रेगुलेशन है 2012 का वो चालू रहेगा। तो उन्होंने 142 का प्रयोग किया, वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा था। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री कर्नाटका के जो सिद्धरामैया है, जो कांग्रेस पार्टी के, उनका व्यक्तित्व है ये। उन्होंने कहा है कि अब तो क्योंकि यूजीसी गाइडलाइंस स्टे हो गई है नई वाली, तो और ज्यादा जरूरी है कि हम इसको जल्दी से लेके आए रोहित वेमुला एक्ट को। बड़ी बात क्या है, देखिए मैं तो, क्योंकि रोहित वेमुला आज हमारे बीच नहीं है, तो उनके बारे में मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा या कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा जो अदरवाइज हर्ट करे किसी सेंटीमेंट। लेकिन आप समझिए, रोहित वेमुला के मामले में, रोहित वेमुला तेलंगाना का था। तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसके पहले बीआरएस की गवर्नमेंट थी। तेलंगाना पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो तो दलित था ही नहीं, वो तो ओबीसी बैकग्राउंड का था। आज उसके नाम पे जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को या अनरिजर्व कैटेगरी को आप एक आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्ट के द्वारा, कि मतलब आप यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, स्कूल को एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं जहां सब कोई अपने आप को पहले से गिल्टी मान ले। आज ही हमने देखा किस तरीके से आईआईटी बॉम्बे का एक छात्र अग्रवाल कम्युनिटी का आता है, जनरल अनरिजर्व, उसने सुसाइड कर लिया। क्या हमने उसकी बात की? क्या हमने उसकी चर्चा की? नहीं। मेरा मानना है कि जैसे ही आप कास्ट बेस्ड डिफरेंस को हटाने की बात करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से कम करने की बात करते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए फर्दर डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या किसी कानून को डिस्क्रिमिनेटरी बनाया जा सकता है? नहीं। इक्विटी के नाम पे इक्वालिटी का गला आप कब तक घोटिएगा? मेरा मानना है कि ये रोहित वेमुला एक्ट जब आएगा, मैं खुद इसमें सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और इसको चैलेंज करूंगा। अभी तो बिल ही प्रपोज हुआ है, आगे ये इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली, किस तरीके से देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो ये देश टूटने के कगार पर बढ़े, फूटने के कगार पर बढ़े, सोसाइटी आगे आपस में लड़े, हिंदू कम्युनिटी आगे से मरे कटे, यही चाहते हैं। क्योंकि अदरवाइज आप देखिए कि इस्लामिक कम्युनिटी में बहुत बंटवारा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत बंटवारा है, उसकी बात ये कभी नहीं करते। ये सिर्फ बात करते हैं हिंदू कम्युनिटी और उसको तोड़ने की बात, किसी तरीके से जात के नाम पर लड़ाया जाए। क्योंकि जब देश जाग रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू कम्युनिटी यूनाइट हो रहा है, अपनी भावनाओं को, आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें कैसे रोका जाए इस सबको? तो कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रीजन के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे आप इसको लड़वाइए। तो ये एक तरीका है। अनफॉर्चुनेटली भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल, जिसने इस देश में सबसे ज्यादा समय तक राज किया, वो इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली। और ये अच्छी बात है कि हमारे सामने खुल के आया हुआ है, लेकिन हमको सतर्क रहने की जरूरत है कि इसको हम किस तरीके से रोकें, नहीं तो ये अपने जो चाल पे चल रहे हैं इस देश का भला नहीं करेंगे। पहले से एससी एसटी एक्ट है, उसका कितना दुरुपयोग होता है आप सोचिए। और अगर यूजीसी गाइडलाइंस की बात करें तो कोर्ट पे कैसे कहा जा रहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इतने सारे कानून ऑलरेडी है। वो डाउरी का जो कानून है आप देखो उसका कैसे मिसयूज होता है, कितनी पूरी की पूरी फैमिलीज जेल के अंदर बंद है, कोई आज तक रोक पाया उसके दुरुपयोग को? तो इसका भी दुरुपयोग होगा। और अगर ये एक्ट बनकर आता है तो इसका भी दुरुपयोग होगा। टारगेट पर सामान्य वर्ग के छात्र ही होंगे। और आपको याद होगा 2013 के आसपास जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, तब एक ऐसा बिल लाने जा रहे थे ये लोग संसद में जिसके तहत अगर कभी दंगा होता तो माइनॉरिटीज जो है वो हमेशा विक्टिम होंगी और मेजोरिटी हमेशा कटघरे में खड़ा होगा। ये भी कांग्रेस लाने वाली थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, कम्युनल वायलेंस बिल नाम था जिसको उस समय भाजपा ने काफी विरोध किया था। उसमें उन्होंने हिंदू को तो गिल्टी डिक्लेयर कर ही दिया था। और आज यूजीसी, जिस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह थे, हालांकि उसमें भाजपा के भी काफी लोग, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये गाइडलाइंस प्रपोज किया जिसमें आपने अपर कास्ट को, अनरिजर्व कैटेगरी को एक तरह से आपने गिल्टी घोषित कर दिया। भले ही वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी बैकग्राउंड का कैसा भी हो, मतलब क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? मेरा मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए कानून की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है तो अप्लाई, लेकिन ऐसा कैसे कानून हो सकता है कि आप कहेंगे कि सिर्फ यही डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है और ये नहीं करेगा? और फिर प्रैक्टिकल कैसे है कि उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे सुचारू रूप से? तो ये तो अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। रोहित वेमुला एक्ट में भी यही सेम चीज करने की कोशिश की जा रही है। और अब जब ये मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स वाली बात, अब देखिए ना कि इसके पहले हमने नहीं देखा क्या कि किस तरीके से एक क्रिश्चियन पादरी था जिसने नन्स के रेप किए,
केरल तो में। उसमें केरल में तो उसमें किस तरीके से पहले तो मीडिया को गैग कर दिया गया, कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या उसके ऊपर कभी मूवी बनी? क्या उसको उस तरीके से बात किया गया? जब तक वेटिकन ने उसको उसके पोस्ट से नहीं हटा दिया तब तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। आपको मैं बता दूं अंजू जी, वेटिकन से डायरेक्टली अपॉइंटेड होता है वो पादरी। जब तक वो अपने पोस्ट पे था तब तक नहीं हुआ। सरकार ने वहां की काफी कोशिश की कि एफआईआर ना हो। वो ननू का मानना पड़ेगा कि उन्होंने काफी लड़ा उसके लिए और उनको एफआईआर दिलाने में काफी सफलता फाइनली प्राप्त हुई। लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? बाइज्जत बरी हो गया। क्या हमने नहीं देखा कि किस तरीके से ओवैसी का भाई जो एमएलए है वो हिंदुओं को काटने मारने की बात करता है? क्या हुआ? बरी हो गया। क्या हमने नहीं देखा कि तमिलनाडु के सीएम का बेटा जो कि खुद डेप्यूटी सीएम है वहां पे, स्टालिन, वो बात करता है कि किस तरीके से सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। सनातन धर्म को मलेरिया और मच्छर कहते हैं वहां के सांसद। क्या हुआ? एफआईआर तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आज तक राज्य सरकार एफआईआर नहीं कर पाई। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? बार बार इस तरह की कोशिश करना, और आप कुछ कह दीजिए वहां के सीएम या वहां के डिप्टी सीएम के बारे में, आपको आपके घर से उठा के ले जाएगी अंजू जी। मैंने ऐसे केसेस किए तमिलनाडु में जहां पे ऐसे कोई कमेंट हुआ है जिसमें जिसमें पूरा अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, हमको कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, हाई कोर्ट वगैरह। और हर राज्य में होता है। लेकिन ये तभी होता है जब ये गैर हिंदू की बात हो, और गैर हिंदू में भी अपर कास्ट अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो। तो ये बहुत ही गड़बड़ माहौल है कि इस देश में हम एक तरह से वो ब्राह्मण कम्युनिटी या राजपूत कम्युनिटी या लाला कम्युनिटी जिसने इस देश के लिए काफी सेक्रीफाइस किया, इस धर्म के लिए काफी सेक्रीफाइस किया, अंग्रेज जिनको सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, मुगल और विदेशी आक्रांता जिनको सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, जिन्होंने ज्ञान को भी बढ़ाया, जिन्होंने सोसाइटी को भी आगे ले गए, उसको आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। क्या हम भूल सकते हैं कि मदन मालवीय जी का क्या योगदान रहा इस देश के आगे बढ़ने में? क्या दरभंगा महाराज ने जिस तरीके से कई सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह स्थापित की, कांग्रेस की स्थापना की, क्या हम उनकी योगदान को आज भूल रहे हैं उस तरीके से? क्या हम ये भूल जाएंगे कि ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है? क्या उन्होंने इसका विरोध किया? ममता बनर्जी ने खुद कहा था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कि मैं तो शांडिल्य ब्राह्मण हूं। बीच में तो राहुल गांधी भी बोलने लगे थे मैं जन्मधारी ब्राह्मण हूं। लेकिन समझ में आ गया ना अंजू जी, देखिए समझ आ गया कि ब्राह्मणों के ऊपर आप टारगेट करिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू कर दीजिए, इसीलिए अब वो नहीं बोलते हैं। इसीलिए अब देखिए वही राहुल गांधी जिन्होंने जन्मधारी ब्राह्मण बोल के अपने आप को प्रेजेंट किया था 2019 के इलेक्शन में, वही 2024 के इलेक्शन में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला बोलना शुरू कर दिया। क्यों? ये 10% वर्सेस 90% का नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? जब स्टेट की बात होती है तो कहते हैं कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम है नॉर्थ इंडिया से, तो सांसदों का सीट उस तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए जिससे साउथ पनिश हो। तो क्यों नहीं है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के साथ भी होता है? और ऐसा नहीं है अंजू जी कि सिर्फ बड़े पोस्टों को जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है। मैं कल ही देख रहा था एक आर्टिकल था, 64% सैनिटेशन वर्क SC ST OBC वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ के लगेगा अरे 64%। उल्टा देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 64 के अलावा कितने बच गए वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की संख्या 10% 15% है तो 30 35 40% कैसे कर रही है? इसका मतलब है कि जॉब नहीं है उनके लिए भी। क्या गरीब में ब्राह्मण, क्या गरीब अपर कास्ट नहीं होता? क्या गरीब ब्राह्मण गरीब राजपूत नहीं होता? इसलिए तो EWS आया। लेकिन हमने देखा कि आरजेडी की स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन कंचना यादव क्या बोली कि अपर कास्ट ने बहुत गलत किया हमारे साथ, तो इनको जबरदस्ती फंसाना चाहिए, झूठे केस में फंसाओ इनको। ये उनका स्टेटमेंट है। क्या इस देश ने नहीं देखा कि किस तरीके से आरजेडी लालू प्रसाद यादव के लोग भूरा बाल साफ करो के नारे लगाते थे और बिहार का पूरा एक जनरेशन बिना कास्ट के रह रहा था, बिना सरनेम लगाए? आपको कई सारे मिल जाएंगे जो सिर्फ कुमार शेखर वगैरह लगाते हैं। मेरे पिताजी क्योंकि रेलवेज में थे और हम बिहार से बाहर रहते थे, मेरे में झा लगा हुआ है। मेरे काफी सारे कजन है, काफी सारे दोस्त हैं जिनके में नहीं लगा हुआ है क्योंकि बिहार में आप नहीं रख सकते थे। क्या हमने उत्तर प्रदेश नहीं देखा, जूते मारो चार वाला जो नारा लगा था? क्या हमने तमिलनाडु में नहीं देखा किस तरीके से ये DMK वगैरह राजनीति करती है कि ब्राह्मणों को मारो, इनको हटाओ? तो मेरा मानना है कि, और कश्मीर का एग्जांपल, तो मेरा मानना है कि हम अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं तो जनरल अपर कास्ट माइनॉरिटी है, आपको एज अ माइनॉरिटी उनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। अब ये बात आपको नहीं करना पड़ेगा कि अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन के हिसाब से प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो माइनॉरिटी कास्ट के हिसाब से ही प्रोटेक्शन आपको देना पड़ेगा।
मेरे को लगता है यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस चीज का, क्योंकि चाहे वो कानून बना के हो, ठीक है, चाहे एससी एट्रोसिटी एक्ट हो या रोहित वेमुला एक्ट, चाहे रेगुलेशन बना के हो जैसे हमने यूजीसी में देखा, चाहे पिक्चरें बना के देखो जैसे नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, और चाहे कानून के नाम पे जिस तरीके से दोहन हो रहा है, जैसे कश्मीर में पंडितों को मार के भगाया गया, या राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से कार्य करती हैं, मेरा मानना है कि हर तरीके से गलत है। ना इसमें इक्वालिटी फॉलो हो रहा है, ना इसमें इक्विटी फॉलो हो रहा है। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक समुदाय को आगे बढ़ाने के नाम पे, और उनका भी भला नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल, उनका भी भला नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, पीएम मोदी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश जो की है, उस पर ही कहीं ना कहीं वार करने की कोशिश है। आप अगर ऐसी फिल्में दिखाते हैं जिनमें कि आप हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो आप मदरसों में क्या कुछ होता है उसको लेकर कभी फिल्म बनाएंगे? है किसी में जिगरा? तो वो कोई नहीं करेगा। सिर्फ उस कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जो सहनशील है, जो यूजीसी गाइडलाइंस के दौरान सड़कों पर उतरे थे, लेकिन कहीं आपने सुना कि उन्होंने बसों को तोड़ा हो, कहीं आग लगाई हो या किसी पे पत्थर फेंके हो? ऐसा कुछ नहीं किया। वो कानूनी तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई वहां पर लड़ रहे थे और उसमें उनको कामयाबी मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। तो अब देखते हैं, ये जो फिल्म आपने कहा कि अगर ये रिलीज होती है तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, तब क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये सब चीजें, ये सब मुद्दे ऐसे जिन्हें एड्रेस करना चाहिए। सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, इस देश के नेताओं को। आपने समय निकाला, बड़े विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी शशांक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए, और ये मामला काफी अहम भी था। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।